सेक्शन नंबर 9 कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी सेक्सुअल हरेसमेंट के संबंध में कंप्लेंट कैसे की जाएगी या परिवार कैसे किया जाएगा और किसको किया जाएगा। जो सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, एनी एग्रीड वुमन मे कैन रिटर्न राइटिंग कंप्लेंट इन राइटिंग, यानी कोई भी एग्रीड महिला है वो अपनी कंप्लेंट कैसे कर सकती है, रिटर्न में दे सकती है। दूसरा, टू लोकल कंप्लेंट कमेटी को दे सकती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को दे, वेटेवर जो भी, या तो वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को देगी या लोकल कंप्लेंट कमेटी को अपना जो कंप्लेंट है वो रिटर्न में दे सकती है। विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, घटना के 3 महीने के अंतर्गत ये परिवाद पेश किया जा सकता है। और अगर सीरीज ऑफ एक्सीडेंट है तो जो लास्ट एक्सीडेंट है उसके 3 month के अंदर ये कंप्लेंट जो है वो रिटर्न में पेश की जा सकती है। अब उसके बाद अगर प्रोवाइडेड, इसका प्रोवाइडेड क्या कहता है, इसका प्रोवाइडेड कहता है इफ द कंप्लेंट इज नॉट रिटर्न फॉलोइंग पर्सन टू द कमिटी, यदि जो कंप्लेंट है वो रिटर्न में नहीं है, चाहे वो लोकल कमेटी को चाहे इंटरनल कमेटी को, तो लोकल कमेटी के मेंबर या इंटरनल कमेटी के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स है वो उस महिला को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे एक रिटर्न में कंप्लेंट बनाने के लिए या रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करने के लिए। और जो इन केस ऑफ एग्रीमेंट, यदि कोई महिला जो एग्रीड महिला है वो किसी कारणवश अपनी जो कंप्लेंट है वो अपनी फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी की वजह से या अपनी डेथ की वजह से कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाती है, तो उसके जो लीगल हेयर्स है वो इस कंप्लेंट क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार सेक्शन नंबर 9 जो ठीक है वो सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट्स के बारे में प्रोविज़न को डील करता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 10 है वो कंसिलेशन है, इनके सुलह के बारे में बात करता है। तो क्या कहता है, इंटरनल कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी बिफोर द स्टार्टिंग द इंक्वायरी इन सेक्शन नंबर 11 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड पर्सन वुमन सेटल द इशू विद रेस्पोंडेंट बाय कंसिलेशन। ये कहता है कि कोई भी क्या होता है, लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी है जो सेक्शन नंबर 11 में जो इंक्वायरी का प्रावधान है उसको शुरू करने से पहले किसी व्यतीत महिला के अनुरोध पर रेस्पोंडेंट और उसके बीच में जो इशू है उसको वो क्या कर सकती है, क्या करती है, सेटल डाउन कर सकती है बाय द कंसिलेशन के माध्यम से उनके इशू को वो क्या कर सकती है, सेटल कर सकती है। और दूसरा प्रोविजन है कि प्रोवाइडेड नो मैंडेटरी सेटलमेंट कैन बी मेड एज द बेसिस ऑफ कंसिलेशन, कि केवल धन के माध्यम या धन के आधार पर कोई भी सेटलमेंट ये जो कमेटी है वो नहीं करेगी, मात्र धन के बेसिस पर कोई सेटलमेंट ये कंपनी नहीं, कोई ये सेटलमेंट ये जो कमेटी है वो नहीं करेगी। दूसरा, इफ द सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड एज अंडर सेक्शन 1 at a local or internal complaint committee shall report the settlement and forward to the employee or district officer to take action on recommendation। फिर उसके बाद अगर ये लोकल एम्प्लॉय, अगर कोई सेटलमेंट है, उस सेटलमेंट अगर बनता है तो ये जो कमेटी है उस सेटलमेंट को क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी और उसको क्या करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या एम्प्लॉयर को ये क्या करेगी, अपनी रिकमेंडेशन के साथ उसको फॉरवर्ड करेगी, तो भाई के नेसेसरी एक्शन के साथ फॉरवर्ड के रिकमेंडेशन देगी कि आप ये नेसेसरी एक्शन दीजिए। और उसके बाद लोकल और इंटरनल कमेटी प्रोवाइड द सेटलमेंट कॉपीज टू द एग्रीड वुमन एंड रेस्पोंडेंट। और जो लोकल या इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है वो रेस्पोंडेंट को और एग्रीड वुमन को एक सेटलमेंट की कॉपी क्या कराएगी, प्रोवाइड कराएगी। और सेक्शन 4 क्या कहता है, आफ्टर द सेटलमेंट नो इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द कमेटी एज द केस में बी। उसके बाद अगर ये जो सेटलमेंट हो जाए, सेटलमेंट होने के बाद कोई भी चाहे लोकल और जो इंटरनल कमेटी है वो कोई भी दोस्तों एंड फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम जो सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ द वुमन एट अ वर्क प्लेस उसके जो सेक्शन नंबर 10 सेक्शन नंबर 11 है उसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं कि इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट जो कंप्लेंट की है उसके संबंध में इंक्वायरी की जाएगी। तो इंक्वायरी करते समय क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन टू द 10 अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द 10 लोकल एंड इंटरनल कमेटी रेस्पॉन्डिंग द इंक्वायरी into the inquiry according to the service rule in case of employee or as a respondent। यानी कि ये कहता है कि अगर मान लो कोई इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, वो क्या करेगी, जो कंप्लेंट के संबंध में इंक्वायरी करेगी वो इंक्वायरी किसके रूल अकॉर्डिंग होगी, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपका रेस्पोंडेंट अगर एम्प्लॉई है तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग उसकी इंक्वायरी होगी। और अगर आपका, और यदि इनका रेस्पोंडेंट कहता है डोमेस्टिक वर्कर, अगर जो रेस्पोंडेंट है वो एम्प्लॉय ना होकर के अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो उस केस में क्या होता है, प्राइमा फेसी अगर केस एग्जिस्ट करता है और लोकल कमेटी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस
तो लोकल कमेटी क्या करेगी, कंप्लेन को पुलिस को क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी, जो 7 दिन के अंदर क्या करेगा, केस को क्या करेगा, रजिस्टर्ड करेगा, और वो भी आईपीसी के सेक्शन 509 या अनदर प्रोविजन जो भी एप्लीकेबल हो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, केस को रजिस्टर्ड करेगा। अदर प्रोवाइडेड, इसके अंदर एक प्रोविजन देगा, प्रोवाइडेड देगा, वो क्या कहता है कि एक जो एग्रीड वुमन, यदि एग्रीड वुमन अगर ये कंप्लेंट करती है कि रेस्पोंडेंट ने जो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट की कंडीशन को अगर वो फॉलो नहीं करता है या उसकी प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, इंटरनल या जो इंटरनल कमेटी है वो क्या करेगी, उस कंप्लेंट पे इंक्वायरी स्टार्ट कर देगी जो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग है, या उस कंप्लेंट को पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी। अगर जो सेटलमेंट होने के बाद अगर जो रेस्पोंडेंट है वो सेटलमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, या उसके जो रूल्स है या उसकी जो सेटलमेंट है उसकी जो कंडीशन है उसको कंप्लेंस नहीं करता है, तो कमेटी क्या कर सकती है, उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करेगी या उस केस को क्या कर सकती है, पुलिस को रजिस्टर करने के लिए फॉरवर्ड कर सकती है। अब आगे देखते हैं इसका आगे क्या है। इस प्रकार के सेक्शन नंबर जो 11 है उसका आगे वाला जो प्रोवाइडेड है वो क्या कहता है, बोथ पार्टी आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द इंक्वायरी, बोथ पार्टी आर, यानी कि अगर दोनों पार्टी अगर एम्प्लॉय है तो उनको इंक्वायरी के दौरान क्या किया जाएगा, हर्ड दिया जाएगा, हर्ड के सुना जाएगा, उनको सुनाई का अवसर दिया जाएगा। और उसके बाद आता है कि द कॉपी ऑफ फाइंडिंग शैल बी मेड एंड अवेलेबल टू बोथ पार्टी, जो उनके निष्कर्षों की एक क्या किया जाएगी, एक कॉपी को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और वो जो कॉपी है, फाइंडिंग की जो कॉपी है वो दोनों पार्टीज को क्या होगा कि अवेलेबल की जाएगी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। और उसके बाद 11 का 2 क्या कहता है, वो कहता है कि रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड अंडर द सेक्शन 509 then court may be order the payment of the such sum as it may be considered appropriate। अगर मान लो कि अगर कोर्ट अगर आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत अगर रेस्पोंडेंट को कन्विक्ट करती है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट क्या कि कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर कर सकती है, जो भी अप्रोप्रिएट हो, जो भी सम अप्रोप्रिएट हो। और दूसरा 11 का 3 जो सेक्शन नंबर 11(3) क्या कहता है, वो कहता है द लोकल एंड इंटरनल कमेटी शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टेड एज ए सिविल कोर्ट, यानी कि लोकल और जो इंटरनल कमेटी है उसको सिविल कोर्ट की पावर होगी, वो सिविल कोर्ट के जैसे ही समनिंग कर सकती है, विटनेस का एग्जामिनिंग कर सकती है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए उनको ऑर्डर दे सकती है, और ये सारी जो एक सिविल कोर्ट को पावर है वो पावर ये इस्तेमाल कर सकती है एज ए रिगार्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, विटनेस एग्जामिनेशन, अदर अप्रोप्रिएट मैटर। और जो इंक्वायरी होगी वो क्या होगी, नंबर 3 के अंदर ही कंप्लीट की जाएगी। ओके, तो इस प्रकार जो आपका सेक्शन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब अपन आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 12। तो इस प्रकार आगे जो सेक्शन नंबर 12 है, सेक्शन नंबर 12 कहता है कि एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी, जो इंक्वायरी अगर पेंडिंग है तो उस दौरान कौन कौन से एक्शन या कार्य किए जा सकते हैं। During the inquiry on the request of the aggrieved woman, local and internal committee made the following recommendation टू द एम्प्लॉयर, यानी कि जो अगर मान लो कि इंक्वायरी अगर पेंडेंसी है, इंक्वायरी अगर लंबित है, तो उस दौरान जो एग्रीड वुमन है वो उसके रिक्वेस्ट पर लोकल कमेटी या जो इंटरनल कमेटी है वो एम्प्लॉयर को कुछ सिफारिश कर सकती है, कुछ क्या होता है कि कुछ रिकमेंडेशन कर सकती है। वो रिकमेंडेशन क्या क्या होगी, ट्रांसफर द एग्रीड वुमन एंड रेस्पोंडेंट टू द अनदर वर्क प्लेस, किसी यानी एग्रीड वुमन का या रेस्पोंडेंट का किसी अन्य स्थान पर क्या कर दिया जाए, किसी अनदर वर्क प्लेस पर ट्रांसफर कर दिया जाए, या महिला को क्या कर दिया जाए, ग्रांट 3 महीने की छुट्टी प्रदान कर दी जाए। जो एग्रीड वुमन है उसको क्या किया जाएगा, 3 मंथ की जो लीव है वो प्रदान की जाए, और ये जो लीव होगी उसको जो मिलने वाली जो लीव है उसके एडिशनल होगी, और अनदर एडिशनल रिलीफ भी प्रदान, अनदर एडिशनल रिलीफ भी क्या कर सकते हैं, ग्रांट कर सकती है। और एम्प्लॉय क्या करेगा, जो एम्प्लॉयर है वो जो ये रिकमेंडेशन है उसको वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, और इसके एग्जीक्यूशन की जो रिपोर्ट है या एग्जीक्यूटेड करने के और इनके जो एग्जीक्यूटेड रिपोर्ट है उसको वो वापस क्या करेगा, लोकल कमेटी को क्या करेगा, सेंड करेगा। तो इस प्रकार ये सेक्शन नंबर 12 जो है वो ये प्रोविज़न को डील करता है, या इस प्रोविज़न को ये बातें डिस्क्राइब्स करता है। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर
तो इस प्रकार से जो सेक्शन नंबर 13 है वह इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में प्राप्त करता है, इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में क्या करता है, प्रोविज़न करता है। वो कहता है कि लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी जो करेगी क्या करेगी, एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जो फाइंडिंग्स से संबंधित एक रिपोर्ट क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। किसको प्रोवाइड कराएगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराएगी, जो विद इन द इंक्वायरी कंप्लीट होने के 10 दिनों के अंतर्गत यह प्रोवाइड कराएगी। और रिपोर्ट फाइंडिंग्स की जो रिपोर्ट्स है वो पार्टीज को भी क्या की जाएगी, अवेलेबल कराई जाएगी। और उसके बाद आता है और वेयर द इंटरनल लोकल कमेटी finds that the allegation has been proved against the respondent and it shall recommend to employer or legal administrator the legal committee no action is required to be taken in this matter। अगर जो लोकल कमेटी है या जो इंटरनल कमेटी है अगर वो ये पाती है कि जो फाइंडिंग्स जो है वो फाइंडिंग एलिगेशन की जो फाइंड्स है वो फुलफिल नहीं होती है, यानी कि जो एलिगेशन है वो प्रूव्ड नहीं होते हैं, तो वो क्या करेगी, एम्प्लॉयर्स और क्या होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एक रिकमेंडेशन देगी कि भी इस रेस्पोंडेंट के लिए कोई भी नेसेसरी एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू टेकन इन दिस मैटर, इस मैटर में कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा रिकमेंडेशन जो है वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को किया जाएगा। और अगर यदि एलिगेशन हैज बीन प्रूव्ड, यदि एलिगेशन प्रूव्ड हो जाते हैं रेस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग, तो जो इंटरनल कमेटी और जो लोकल कमेटी है वो एम्प्लॉयर को क्या करेगी, रिकमेंड करेगी कि भी एम्प्लॉयर्स के खिलाफ इस रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट क्या होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्शन के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्शन के लिए एक्शन लिया जाए, और वो एक्शन एज अ मिसकंडक्ट के रूप में लिया जाए कि जो उस कंपनी के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग है, और या फिर अनदर मैनर जो भी अप्रोप्रिएट हो। तो कुल मिला के ये है कि जो कमेटी है वो अगर एलिगेशन प्रूव नहीं होता है तो कोई भी कार्रवाई नहीं करने के लिए रिकमेंड करेगी, और यदि एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो सेक्सुअल अरेंजमेंट के लिए वो एक्शन लेगी, और वो जो एक्शन है वो मिसकंडक्ट के रूप में सर्विस रूल, जो कंपनी के सर्विस रूल्स है या जो कमेटी जो एम्प्लॉयर के जो सर्विस रूल है उसमें वो मिसकंडक्ट के रूप में सेक्सुअल हरेसमेंट का जो एक्ट है वो माना जाएगा, और उसको सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, और अनदर एक्शंस जो भी अप्रोप्रिएट हो। तो इस प्रकार ये जो आपका अब जो सेक्शन नंबर 13 जो इंक्वायरी रिकॉर्ड कंप्लीट होती है। अब अगले सेक्शन में देखते हैं सेक्शन नंबर, तो सेक्शन नंबर आपका जो सेक्शन नंबर 3 है वो क्या कह रहा था कि सेक्शन नंबर 3 है, 3 कहता है डिडक्ट सम फ्रॉम सैलरी और वेजेस टू रेस्पोंडेंट एंड इट इज पेड टू द एग्रीड वुमन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15। सेक्शन 15 में जो कंपनसेशन का प्रोविजन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो ये जो अमाउंट है वो क्या किया जाए, रेस्पोंडेंट की सैलरी से क्या करते हैं डिडक्ट किया जाए, और एग्रीड महिला को क्या किया जाए, पेड किया जाए। और अगर मान लो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है या तो रेस्पोंडेंट को वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि एग्रीड महिला को कुछ सम अमाउंट जो है वो पेड किया जाए, और अगर रेस्पोंडेंट अगर ऐसा पेमेंट नहीं करता है तो ऐसा जो अमाउंट है वो क्या होता है कि एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू के रूप में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा क्या किया जाएगा, वसूल किया जाएगा आर रिपोर्ट बाय आर रेवेन्यू क्या रिकवर्ड किया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और कब किया जाएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, यदि एम्प्लॉयर या कमेटी एज द एम्प्लॉयर, और यदि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऐसा रिकमेंडेशन देता है तो वो जो एरियर ऑफ सम जो अमाउंट है जो कि एरियर के रूप में वो लैंड रेवेन्यू के रूप के रिकवरी के रूप में प्राप्त किया जाएगा। और उसके बाद जो एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और जो एम्प्लॉयर है वो
जो रिकमेंडेशन, जब उनको कोई रिकमेंडेशन मिलेगी तो वो 60 दिन के अकॉर्डिंग 60 दिन में वो क्या करेंगे, उस रिकमेंडेशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। विदिन 60 डेज, 7 दिन के अंदर वो रिकमेंडेशन उनके द्वारा फुलफिल की जाएगी। तो इस प्रकार ये मोटा मोटा ये जो प्रोविज़न है जो कि सेक्शन नंबर 13 से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 14 है उसमें क्या था, पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। अगर कोई एग्रीड पर्सन है वो अगर फॉल्स कंप्लेंट करता है या फॉल्स एविडेंस पेश करता है तो उसके पनिशमेंट के बारे में प्रोविज़न किया गया है। कि अगर कोई ये सेक्शन ये डील करता है कि व्हेन अ कमिटी फाइंड्स द कंक्लूजन दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट इज मैलिशियस और दूसरा एंड एलिगेशन एन एग्रीड वुमन और अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 9 यूज अ फॉल्स कंप्लेंट knowing it to be false and agreed woman and other person produce any forged and misleading documents अर्थात क्या मतलब, अगर कमेटी इस कंक्लूजन पर अराइव होती है कि जो उस रेस्पोंडेंट महिला द्वारा क्या किया गया, जो कंप्लेंट की गई है वो क्या है, फॉल्स और मैलिशियस है, या फिर जो एग्रीड वुमन ने या उसके किसी अन्य व्यक्ति ने या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति ने जो कंप्लेंट की है वो फॉल्स है, और यह जानते हुए भी कि वो फॉल्स है फिर भी वो कंप्लेंट उन्होंने क्या किया प्रेजेंट की है, या एग्रीड वुमन या अनदर जो पर्सन्स ने कोई क्या फॉर्ज डॉक्यूमेंट या मिसलीड्स डॉक्यूमेंट पेश किया है, तो एम्प्लॉय या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो क्या करता है उन व्यक्ति उस रेस्पोंडेंट एग्रीड वुमन के अगेंस्ट और अनदर पर्सन जो कि सेक्शन 9 में क्या कह रहा है प्रेस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, कोई नेसेसरी एक्शन क्या कर सकता है, ले सकता है, या उसको अपनी सर्विस से टर्मिनेट कर सकता है जो कि सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रेस्क्राइब्ड है। और मेनली इसमें एक प्रोवाइडेड है कि भाई क्योंकि अगर सबूत पेश न करने की पर्याप्तता या कंप्लेंट को क्या कि कंप्लेंट को सस्टेनेबल ना होना, इस क्या करेगा कि इस फॉल्स और मैलिशियस प्रोसीडिंग को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं कि जो और अगर कोई व्यक्ति अगर मिस फॉर्ज डॉक्यूमेंट या मिसलेस डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द इंक्वायरी, तो ये जो कम्युनिटी है उस पर्सन के अगेंस्ट क्या कर सकती है, जो भी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। और अगर कोई महिला जो इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर वो गिल्टी पाई जाती है तो उसको क्या किया जाएगा, सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा और उसको क्या हियरिंग का अवसर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट ये जो कंप्लेंट्स है उसकी जो एलिगेशन है वो क्या किए जाएंगे, प्रूव किए जाएंगे और उसे एज ए इंक्वायरी के रूप से घोषित करने से पहले उसके अगेंस्ट इंक्वायरी किया जाएगा और उसको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा उसके फॉल्स और मैलिशियस एलिगेशन के पनिशमेंट के लिए उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी और उसको इंक्वायरी में पर्याप्त रूप से हर्ड किया जाएगा, उसके पश्चात ही अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर जो 14 है वो क्या होता है, फॉल्स और मैलिशियस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न करता है। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस 2013 का जो सेक्शन नंबर है वो 15 पढ़ेंगे। जो सेक्शन नंबर 15 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनसेशन, जो कंपनसेशन का निर्धारण कैसे किया जाएगा उससे संबंधित प्रोविज़न को क्या करता है, डील करता है। तो जो सेक्शन नंबर 13 का पहला सेक्शन नंबर 13 क्या करता है कि लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी शैल हैव कंसिडर टू डिटरमाइन द कंपनसेशन टू बी पेड एग्रीड वुमन अंडर सेक्शन 13(3)(2)। किन फैक्टर्स को, यानी कि जो लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी है किसी एग्रीड वुमन को अगर वो कोई कंपनसेशन पे करेगी तो वो किन फैक्टर्स को क्या करेगी, कंसिडर करेगी कंपनसेशन का निर्धारण करने में या कंपनसेशन को डिटरमाइन करने में। जो पहला फैक्टर है मेंटल ट्रॉमा, जो उसको मानसिक आघात पहुंचा है, पेन्स, दर्द, इमोशन और स्ट्रेस, क्या उसको मानसिक स्ट्रेस पहुंचा है, क्या उसको पेन पहुंचा है,
नंबर 2, मेंटल एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू इंक्योर्ड बाय विक्टिम, किसी अगर विक्टिम यानी पीड़ित के कोई मेंटल ट्रीटमेंट में जो भी पैसा एक्सपेंसेस खर्च हुआ है। दूसरा, लॉस इन कैरियर अपॉर्चुनिटी टू इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के कारण उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी में कितना लॉसेस हुआ है, उसकी इनकम में कितना लॉसेस हुआ है, उसकी रेपुटेशन में कितना लॉसेस हुआ है। और तीसरा है इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट, कि रेस्पोंडेंट की फाइनेंशियल स्टेटस कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है। और चौथा है लॉस इन कैरियर अपॉर्चुनिटी टू इंसिडेंट एंड फिजिबिलिटी टू सच पेमेंट इन लंप सम और इंस्टॉलमेंट, या जो कंपनसेशन पे किया जाएगा उसको लमसम अमाउंट कितना दिया जा सकता है, या इंस्टॉलमेंट दिया जाए तो इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे किया जाता है। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर आपका 15 है वो कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए किन किन फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा उसके बारे में क्या करता है, प्रोविजन करता है। तो अब उसके आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 16। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है, वो कहता है कि कुछ प्रोहिबिशन ऑफ द पब्लिकेशन एंड राइटिंग नोवन कंटेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द इंक्वायरी प्रोसीडिंग। तो मतलब ये सेक्शन कहता है कि किन किन चीज़ों को अपन क्या किन किन चीज़ों का पब्लिकेशन नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से कंटेंट है जिनको पब्लिकेशन की क्या है, पब्लिकेशन प्रोहिबिशन है इन दिस एक्ट। तो नंबर 1 इज द कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट, जो आपका कंप्लेंट है, कंप्लेंट के जो भी कंटेंट है उनको पब्लिश नहीं किया जा सकता। नंबर 2, आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द एग्रीड वुमन, रेस्पोंडेंट एंड विटनेस, जो एग्रीड वुमन है, रेस्पोंडेंट है और जो विटनेस है उनका नेट तो एड्रेस को पब्लिश किया जा सकता है, ना उनकी आइडेंटिटी को क्या किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू इंक्वायरी एंड कंसिलेशन, इंक्वायरी एंड कंसिलेशन से संबंधित जो भी सूचना है उसको भी क्या नहीं किया जा सकता, पब्लिश नहीं किया जा सकता है। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया है, क्या एक्शन लेने के लिए कहा, उसको भी क्या नहीं किया जा सकता है, पब्लिश नहीं किया जा सकता है। एंड द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और क्या होता है एम्प्लॉयर द्वारा रेस्पोंडेंट के प्रति क्या एक्शन लिया गया वो भी पब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन कंटेंट्स को क्या नहीं किया जा सकता, इस एक्ट के प्रोविजन के तहत क्या नहीं किया जाता, पब्लिश नहीं किया जा सकता है, ये फुल्ली प्रोहिबिटेड है। बट प्रोविजन क्या कहता है, प्रोवाइडेड कहता है इंफॉर्मेशन में भी प्रोवाइड टू सिक्योर द जस्टिस टू एनी विक्टिम, परंतु किसी भी विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, बट विदाउट डिस्क्लोजिंग, बिना उसके नाम और एड्रेस और उसकी आइडेंटिटी और अनदर पर्टिकुलर्स है उसको डिस्क्लोज किए बिना जस्टिस को अचीव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको पब्लिश किया जाता है। तो इस प्रकार ये सेक्शन जो मोटा मोटा रूप से तो कुछ चीज़ों को, कंटेंट को और विक्टिम और विटनेस और रेस्पोंडेंट से संबंधित उनके नाम, पते और उनसे संबंधित जानकारी को क्या कहता है, पब्लिश करने से को लेकर प्रोहिबिटेड करता है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 17। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 17 है वो क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो सेक्शन नंबर 16 में जो प्रोविजन है प्रोहिबिशन का, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो क्या होगा, पेनल्टी के लिए लायबल होगा। तो हम देखते हैं सेक्शन नंबर 16 क्या होता है, एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद ड्यूटी टू हैंडल कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिकमेंडेशन, एक्शनेबल एक्शन टू बी टेकन अंडर दिस एक्ट and contravene the provision of the section 16 shall be liable for penalty according to service rule or otherwise manner prescribed। यानी कि इसका मतलब ये कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जिसको इस एक्ट के अंतर्गत कोई कर्तव्य सौंपा गया है जो कि इंक्वायरी से संबंधित है, कंप्लेंट से संबंधित है या रिकमेंडेशन से संबंधित है और या फिर कोई एक्शन लेने संबंधित है, या फिर सेक्शन 16 में जो सेक्शन 16 की जो प्रोविजन है उसको वो कहता है कि कंट्रावेन करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति को क्या की जाएगा, पनिश, उसको उस व्यक्ति को पेनल्टी के लिए वो व्यक्ति क्या होगा, लायबल होगा। और सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर सर्विस रूल नहीं है तो अदरवाइज जो भी मैनर होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, पेनल्टी के लिए लायबल होता है। तो इस प्रकार सेक्शन 17 जो है पेनल्टी के बारे में प्रेस्क्राइब करता है। अब देखते हैं 17 सेक्शन नंबर 18। तो इस प्रकार अब जो अपील का जो प्रोविजन है वो सेक्शन नंबर 18 में प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अपील क्या कहता है कि अपील कहता है एनी पर्सन एग्रीड फ्रॉम रिकमेंडेशन, ऐसा कोई व्यक्ति जो रिकमेंडेशन से व्यथित है या पीड़ित है। कौन सी रिकमेंडेशन, when the respondent that did not find guilty and committee recommend that no action take any respondent, section 32
यानी कि जब रेस्पोंडेंट गिल्टी पाया जाता है अपने सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए और जो कमेटी होती है वो उस पर एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन करती है, तो इस रिकमेंडेशन से जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो अपील कर सकता है। नंबर 2, when the respondent found the guilty and committee recommended that action taken for sexual harassment as a misconduct within the with service rule। जब रेस्पोंडेंट क्या किया जाता है जब रेस्पोंडेंट सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट क्या होता है कि एक्शन एक्ट के प्रति अगर गिल्टी पाया जाता है तो कमेटी क्या कहती है, कमेटी रिकमेंड करती है कि भी रेस्पोंडेंट के विरुद्ध क्या कह रहा है, कोई नेसेसरी एक्शन लिया जाए और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसको क्या किया जाए, उसके विरुद्ध सर्विस रूल के अकॉर्डिंग मिसकंडक्ट मानते हुए उसको टर्मिनेट किया जाए, पीड़िता को प्रतिकर दिलाया जाए। तो इस रिकमेंडेशन से जो भी व्यक्ति क्या है पीड़ित है वो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तीसरा, द पनिशमेंट क्या होता है अगेंस्ट एग्रीड वुमन ड्यू टू फॉल्स या तो मिसलेनियस कंप्लेंट। यदि एग्रीड महिला ने फॉल्स कंप्लेंट की है तो ऐसी फॉल्स कंप्लेंट्स के विरुद्ध कमेटी क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है कि उसके विरुद्ध क्या किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए। तो उस एक्शन से पीड़ित महिला क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। तीसरा, पनिशमेंट एग्रीड विटनेस प्रोसीडिंग फॉर द मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट। यदि कोई इस प्रोसीडिंग में कोई व्यक्ति है या पर्सन है जो फोर्स डॉक्यूमेंट पेश करता है या फोर्स डॉक्यूमेंट या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट पेश करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी क्या किया जाता है, जो कमेटी है वो नेसेसरी एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन कर सकती है। तो इस रिकमेंडेशन से पीड़ित व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और उसके बाद एंड पेनल्टी फॉर द पब्लिकेशन। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति जो पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन यानी कोई भी व्यक्ति जो मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी के इंक्वायरी को या उसकी जो प्रोसीडिंग है या कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसको डील करने वाला कोई व्यक्ति अगर सेक्शन 16 के जो प्रोविज़न है उसका उल्लंघन करता है या उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, पब्लिश करता है, सार्वजनिक करता है, या रेस्पोंडेंट या विक्टिम से संबंधित कोई आइडेंटिटी एड्रेस वगैरह कोई सार्वजनिक करता है या पब्लिश करता है, तो उस पर क्या की जाती है, सेक्शन 17(1) के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, पेनल्टी अध्यारोपित की जा सकती है। और वो पेनल्टी से एग्रीड पर्सन भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो सेक्शन नंबर और अब अपील कहाँ की जाएगी, अपील जो है वो या तो कोर्ट में की जाएगी या ट्रिब्यूनल में की जाएगी, और वो भी रिकमेंडेशन के 90 डेज जो पीरियड है उसके अंतर्गत अपील की जाएगी, और अपील जो होगी वो सर्विस रूल के प्रोवाइडिंग के अकॉर्डिंग अपील की जाएगी। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 18 है वो अपील से संबंधित प्रावधानों को प्रेस्क्राइब करता है और डिस्क्राइब करता है। थैंक यू। तो सेक्शन नंबर 19 क्या करता है, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटी है वो सेक्शन नंबर 19 बताता है। सेफ्टी वर्किंग एनवायरमेंटल एट ए वर्कप्लेस पर जो सेफ्टी वर्किंग एनवायरमेंटल को क्या करना, प्रोवाइड कराना। दूसरा, प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंटरनल एंड लोकल कमेटी रिगार्डिंग कंप्लेन एंड इंक्वायरी। जो कंप्लेन है, इंक्वायरी है, उसके रिगार्डिंग जो इंटरनल कमेटी ने या लोकल कम्युनिटी ने को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। दूसरा, टू असिस्ट द एग्रीड पर्सन टू फाइल ए कंप्लेंट। जो एग्रीड वुमन है उसको क्या करना है, कंप्लेंट फाइल करने में असिस्ट करना। एंड कंसीडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ मिसकंडक्ट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। और सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो को क्या करना, मिसकंडक्ट के रूप में कंसीडर करना एज ए सर्विस रूल में। दूसरा, एंड मॉनिटर द रिकमेंडेशन फ्रॉम द कमिटी। और कमिटी से जो भी रिकमेंडेशन प्राप्त हुई है उसको मॉनिटर करना। तो इस प्रकार सेक्शन नंबर 19 जो ड्यूटी और एम्प्लॉयर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 जो है वो किसकी ड्यूटी बताता है, ड्यूटी एंड पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की क्या ड्यूटी और पावर है। नंबर 1, मॉनिटर द सबमिशन रिपोर्ट। जो लोकल जो सेक्शन नंबर 20 ड्यूटी एंड पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ड्यूटी और पावर ऑफ द सेक्शन। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 20 है, ड्यूटी एंड पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो कहता है कि मॉनिटर द सबमिशन ऑफ द फाइल रिपोर्ट बाय द लोकल कमेटी। लोकल कमेटी द्वारा जो भी फाइल सबमिट की जाएगी, सबमिशन रिपोर्ट की जाएगी, उसको मॉनिटर करेगा। एंड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड राइट ऑफ द वुमन। ये क्या करेगा, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रति जो लोगों को, महिलाओं को जागृत करेगा और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में क्या करेगा, जागरूक करेगा और अवेयरनेस क्रिएट करेगा। ये
ये आपके सेक्शन जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसकी ड्यूटीज जो सेक्शन नंबर 21 में है। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार जो सेक्शन नंबर 21 है वो क्या होता है, कमेटी सबमिट द एनुअल रिपोर्ट। जो कमेटी है वो क्या होता है कि अपनी इंटरनल या लोकल कमेटी है वो क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगी और इसको स्टेट और उसको एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या करेगी, सबमिट करेगी। ये है आपका 21। और 22 क्या कहता है, एम्प्लॉयर टू इंक्लूड द इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। इनको जो एम्प्लॉयर है वो जो वर्क प्लेस सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित कितने केस फाइल हुए और कितने केस डिस्पोज हुए, इसके संबंधित जो रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है वो क्या करेगा, अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या करेगा, सबमिशन इंक्लूड करेगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 23 जो अप्रोवेड गवर्नमेंट क्या करेगा, अप्रोवेड गवर्नमेंट टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन द डाटा। अप्रोवेड गवर्नमेंट जो होती है सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को और डाटा को क्या करेगी, स्टोर करेगी। सेक्शन नंबर 24 अप्रूव्ड गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिक एक्ट। जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट है वो इस एक्ट को मेजर करने के लिए या पब्लिश इस एक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए उसको मॉनिटर करेगी, पब्लिश करेगी। और उसके बाद सेक्शन 25 पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स। जो सेक्शन 25 जब गवर्नमेंट की पावर होगी तो वह सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन को या रिकॉर्ड्स को क्या कर सकती है, मंगा सकती है। अब आगे देखिए सेक्शन नंबर 26